Hello students. So now we will cover a new current affairs topic, that is issues of laborers and workers and the solution of their problems. Now this topic is very important as far as your UPSC point of view in this year, because this is a very current affairs topic. As you already know that in the lockdown period, the workers have they faced a lot, and the bad condition, due to their bad condition, because they haven't got the food, and they have been expelled by the the homeowner where they are staying on rent. So due to the skirmish, their skirmish condition, a bad condition, they are forced to walk to their homes, and because of non availability uh, of the transport, and the government support, they are forced to walk miles away from their work home to their homes, and that is without food and water. So it is high priority now that you must understand what are the issues of workers, laborers in this country, and what government should do to solve their problems. So I will be starting this lecture. Kindly read the slides and understand the issues of the workers, and what solutions we are proposing to solve their problems. So starting with the lecture. So first we will cover the introduction part. है कॉन्ट्रोडिक्शन, ये वाला डिफरेंस है कि नीति आयोग 85% है आपके अनऑर्गेनाइज्ड, और इकोनॉमिक सर्वे 2019 में जो रिलीज हुआ है वो कहता है 90% है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 46 करोड़। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स कंट्रीब्यूट, अब ये समझ लीजिए अनऑर्गेनाइज वर्कर्स 50% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी में, and only about 6% of unorganized workers, around 3 crores, which are covered by social security measure, और केवल 6% हैं जो केवल सोशल सिक्योरिटी से कवर हो रहे हैं, बाकी 94% सोशल सिक्योरिटी से कवर ही नहीं होते हैं। सो ड्यूरिंग द 2011 सेंसस, ये एक मैंने जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फैक्ट रखा है, that during the 2011 census, 22% of the total population in the country was considered below the poverty line. The census 22%, 138 करोड़ में से, the census estimated the number of poor in the around 27 करोड़, 27 crores, whose daily income was even less than 142 rupees. So this such is the state of the poor in the country. ये तो एस्टिमेट इन्होंने बताया, इससे बहुत ज़्यादा है। इवन आप समझ लीजिए कि गवर्नमेंट जब राशन वाशन देती है, जिसमें गवर्नमेंट जो है आपको राइस देती है, और गवर्नमेंट आपको वीट देती है, और आपको पल्सेस देती है, तो ये जब देती है गवर्नमेंट, तो एक अराउंड 80 करोड़ पीपल को मिलता है 138 करोड़ में से। तो गवर्नमेंट मानती है कि दे आर एंटाइटल्ड टू रिसीव दोज बेनिफिट्स। तो आप समझ लीजिए कितनी पावर्टी इंडिया में है। Problem of workers that they will not receive any nutritious diet. Unemployment बहुत ज़्यादा है वर्कर्स में। The unemployment rate during the last week of March was 23.8%. अब ये 23, अब आप ये समझ लीजिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता क्या है। बेसिकली क्या है ना, 100 करोड़ जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ हमारी जो है वर्किंग पॉपुलेशन जो हो सकती है, वर्किंग पॉपुलेशन, बट नहीं है हमारे यहाँ वर्किंग पॉपुलेशन। तो 100 करोड़ में से 39% जो आपकी लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि 39 करोड़ ही केवल लेबर में पार्टिसिपेट करते हैं आपके। सो 23.8% ऑफ 39% ऑफ 100 करोड़। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि लेबर पार्टिसिपेशन रेट काफ़ी घट गया है हमारे देश में, विच इज 39% हो गया है। तो 39% का मतलब है
कि जो एक्चुअली में वर्क कर सकते हैं, दोज हु आर एंटाइटल्ड टू वर्क एंड दोज हु आर सीकिंग फॉर वर्क, ठीक है ना। तो वो लोग जो 15 साल से ऊपर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली वो केवल 39 करोड़ ही रह गए हमारे देश में। 52 करोड़ की 39 करोड़ ही केवल काम कर रहे हैं। और उस 39 में से भी अगर आप समझें तो 23% 24% तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। दैट मीन्स कि 39 करोड़ में से भी 24% 39 करोड़ का, तो कितना हो गया, 7-8 करोड़ तो आपके अनएम्प्लॉयड हैं, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा। और एम्प्लॉयमेंट रेट केवल 30% है। 30% मतलब 7-8 करोड़ आपके, 7-8 नहीं तो 10-11 करोड़ आपके एम्प्लॉयमेंट में है, और बाकी ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट, उन्हें मिल ही नहीं रहा। वो ढूंढ रहे हैं, उन्हें मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कितनी बुरी स्थिति है। देन ये इस तरीके से आपको पता होना चाहिए लेबर पार्टिसिपेशन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेबर पार्टिसिपेशन रेट कैलकुलेट करते हैं आपके कितने 100 करोड़ जैसे मैंने आपको बताया, तो उसमें से कितने लोग आपके प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में आते हैं, केवल 39%, क्योंकि बाकी तो आपके प्रोडक्टिव ही नहीं है, बहुत सारे ओल्ड पीपल हैं और ये हैं जो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो उसमें से कितने लोग एम्प्लॉयमेंट रेट है कि कितने लोग, केवल 30% है एम्प्लॉयमेंट रेट जो एम्प्लॉयड हैं, और कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, अभी मिली नहीं है नौकरी। सो वो अलग होते हैं। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जो अनएम्प्लॉयड हो गए, सब लेबर पार्टिसिपेशन रेट के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। सो ये आपको मैंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताया। इसके अलावा फार्मर्स हैव डिक्रीज्ड, फार्म लेबरर्स इंक्रीज। आप समझ लीजिए फार्मर्स कम हो गए हैं, फार्म लेबरर्स बढ़ गए हैं। अराउंड 21 करोड़ पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड ओवर हाफ ऑफ देम नाउ एग्रीकल्चरल लेबरर्स, a trend observed for the first time in the past 40 years. Due to decrease in the population of farmers, farm laborers get less work in the villages and that too during the season. Okay? तो क्योंकि एग्रीकल्चर में फार्मर्स ही नहीं रहे हैं, तो फार्मर्स कम हो गए हैं, तो इस वजह से उन्हें काम ही नहीं मिलता है लेबरर्स को। सो ड्यू fall in the number of workers in agriculture and a sharp fall in the absolute number of female workers, some 5-6 years back, agriculture employs around 50% of India workforce, but in the last 5-6 years, the workers in agriculture is reduced to around 42%. तो केवल एग्रीकल्चर में अगर आप देखें तो 42% वर्कर्स रह गए। बेसिकली क्या है ना, फार्मर्स तो कम हो गए, फार्म लेबर्स इंक्रीज हो गए, बट फार्म लेबरर्स भी एक्चुअल अगर आप देखोगे इन एब्सोल्यूट नंबर दे हैव डिक्रीज इन नंबर। तो इसको आप ये नहीं कहेंगे कि फार्म लेबर्स अगर कम हो गए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो किसी और काम में इन्वॉल्व है, नहीं। ये अनएम्प्लॉयमेंट है, उन्हें काम ही नहीं मिलता है, तो आधे टाइम तो वो खाली रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में कि उनको एग्रीकल्चर भी पूरी तरीके से उनको काम नहीं देता है, वो भी सीजनल काम देता है एग्रीकल्चर। और फार्मर्स की क्योंकि बहुत कम हो गई है नंबर्स, तो काम भी प्रॉपरली नहीं मिल रहा है उन्हें। तो एग्रीकल्चर में जो मैंने बताया, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं वर्कर्स एग्रीकल्चर, तो ये सारे इनफॉर्मल वर्कर्स आधे तो अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। So this is a very, very difficult problem for the workers, that they receive very less wages. So meager wages means very less wages, and that too, that is not adequate enough, so that they can, they can spend a decent lifestyle. Not even you say decent, normal lifestyle भी नहीं बिता सकते। आप देख लीजिए 178 पर डे, और ये भी काफ़ी सारी स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो 178 से भी कम है, जबकि ये 178 गवर्नमेंट ने मिनिमम फ्लोर वेज सेट किया था। बट मिनिमम फ्लोर वेज विच इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू आउट द कंट्री एंड इन्फोर्सेबल थ्रू आउट द कंट्री, बट काफ़ी सारी स्टेट्स ने 178 से भी कम रखा है। ये ऑलरेडी काफ़ी कम मिलता है वर्कर्स को। कहीं कहीं आप देखेंगे तो केवल 30-40 रुपीज़ मिलता है पर डे। सच इज द कंडीशन ऑफ वर्कर्स despite the DPSP, that living wages, decent standard of life, social and cultural opportunities for workers. Under Article 43, it is written, and government must strive to do that. But living wages तो है ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, लिविंग 178 रुपीज़ पर डे इज द लिविंग वेजेस, जबकि लिविंग वेजेस आपको देना है। लिविंग वेजेस तो मैं आपको आगे बताऊंगा कितनी होती है, स्लाइड्स में मैंने लिखी हुई है। सो द इंडस्ट्री इज बेसिकली यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। अब क्या है ना, किस तरीके से गवर्नमेंट ये इंडस्ट्री किस तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही है वर्कर्स को।
The industry is basically using contract workers strategically to suppress bargaining power of directly hired workers and keep wages low. Contract workers are hired on a significantly lower wage than the directly hired ones. Real wages of directly hired ones have been 1.5 times more in the past decade. Their presence acts as an alternative workforce to the directly hired ones. ओके तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की तो बहुत ही बुरी हालत है जो इंडस्ट्री ने एम्प्लॉय किए हुए हैं. तो जानबूझ के करती कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ताकि इजीली हायर एंड फायर कर सके एंड उनको जो है ना स्ट्रेटेजिकली ही और उनकी वेजेस काफ़ी लो रखी जाती हैं और वो किसी सोशल सिक्योरिटी में कवर नहीं होती. द लेस नेशनल वेज सीलिंग विल एलिवेट डिस्पैरिटी एंड पॉवर्टी इन दी वर्कर्स एंड लेबरर्स इन इंडिया. मैंने बोला ना डिस्पैरिटी और पॉवर्टी से बहुत बढ़ रही है हमारे वर्कर्स और लेबरर्स में. और आप देख सकते हैं इसी वजह से सब सड़कों पे आके इधर से उधर जाने लगे, घर पे जाने लगे क्योंकि इनके पास वेजेस इतनी कम थी, कुछ सेविंग ही नहीं हो पाती उनकी. Also due to corona effect, government is also considering the proposal to defer the hike in the wages of the workers which occur annually. ये आप समझ लीजिए ये बहुत बड़ी दिक्कत हुई है कोरोना से. गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द प्रपोजल टू डिफर द हाइक. इनकी वेजेस में हाइक होती है वर्कर्स की एनुअली बट गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द प्रपोजल डिफर दैट हाइक. ड्यू टू दिस अराउंड 30% ऑफ वर्कफोर्स इज इम्पैक्टेड इंक्लूडिंग मनरेगा वर्कर्स ऑल्सो. तो 30% वर्कफोर्स इससे इम्पैक्ट होगी. नाउ वन ऑफ द वन हमने ये सब प्रॉब्लम्स की बात की, हम इनकी सॉल्यूशंस की बात करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट. तो डेप्ट रिडन तो इश्यूज एक और इशू है वर्कर्स का कि ये डेप्ट में आ जाते हैं. क्यों आ जाते हैं? मोस्ट ऑफ द वर्कर्स विल इंस्टेड रिजोर्ट टू टेकिंग आउट लोन्स एट हाई इंटरेस्ट रेट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव टू मीट द डेली नीड्स. अब डेली नीड्स ही मीट नहीं हो रहे हैं तो लोन लेना पड़ रहा है. वाइल अदर्स विल फॉल डीपर इनटू डेप्ट एंड एंड अप ट्रैप्ड इन बॉन्डेड लेबर. बॉन्डेड लेबर इनको बनना पड़ता है. बॉन्डेड आप समझते हैं कि इनको फोर्स लेबर बनना पड़ता है. फोर्स कभी भी मतलब फोर्स मतलब जबरदस्ती इनको काम कराया जाता है. और बॉन्डेड बॉन्डेड मतलब बंध हुआ मजदूर जिसको बोलते हैं. जैसे आप जिसको आप बोलते हैं स्लेव टाइप बोलते हैं ना, उस टाइप के लेबर्स इनको बनना पड़ता है. एंड ट्रैप्ड इनटू बॉन्डेड लेबर. ये पूरी जिंदगी काम करते हैं विदाउट एनी वेजेस क्योंकि ये डेप्ट में आ जाते हैं. 1/3 of workers take money from private money lenders and around 1 crore people are bonded laborers in India. देख लीजिए आप, bonded laborers मतलब जिनको कोई पैसा नहीं मिलता है, डेप्ट में रहते हैं. A majority of farm laborers had also taken loans just to ensure 2 meals a day because they are not getting work in the fields. There are several small farmers and casual laborers who have no access to credit from banks and rely on borrowing through informal often abusive village networks. इनको कोई क्रेडिट नहीं मिलता और इसलिए उनको इनफॉर्मल यानी कि मनी लेंडर्स प्राइवेट से लोन लेना पड़ता है. तो ये बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में कि दे कम अंडर डेप्ट ड्यू टू देयर लेस मीगर वेजेस एंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फ्रॉम फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस. इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज लेबर्स मैंने ही बताया. अगर फॉर्मल होते तो ये कवर होते हैं चीज़ों में, सोशल सिक्योरिटी में कवर होते हैं, प्रॉपर लोन भी मिलता है इनको, इनके पास इनको जो है प्रॉपर वर्किंग आवर्स होते और ये जो है रिट्रेंचमेंट भी पॉसिबल इनका इतनी इजीली नहीं होता. बाकी जो भी गवर्नमेंट ने जो है लेबर लॉज बनाए उनके सब में कवर होते, बट ये तो कवर ही नहीं होते क्योंकि इनफॉर्मल है. लिटिल अवेयरनेस ऑफ वर्क प्लेस हैजार्ड. वर्क प्लेस में हैजार्ड, अगर वर्क प्लेस अगर आपका कंड्यूसिव नहीं है तो हैजार्डस है तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनफॉर्मल होते हैं. एक्सटेंडेड वर्क आवर्स होते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, नो कंसेप्ट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी सर्विसेज, lack of implementation of health and safety legislation, no concept of trade labor union, no guaranteed minimum wages, vulnerable to diseases. आप देख लीजिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं. ये सब प्रॉब्लम्स हैं ड्यू टू देयर इनफॉर्मल इन नेचर कि इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज होते हैं. डिस्पाइट पुअर लो वेजेस, फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, डिसीज कोजिंग एनवायरमेंट, deplorable social conditions, sexual harassment, and women are underpaid compared to their male counterparts. No life and disability cover, no health and maternity benefits, and no age protection. कुछ भी सारी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं. नो लाइफ और डिसेबिलिटी कवर नहीं होता, नो हेल्थ एंड मैटरनिटी बेनिफिट, नो एज और प्रोटेक्शन ड्यू टू देयर इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज्ड नेचर.
issues with MSMEs, which are largest employer of unorganized non-farm workers. तो MSME में दोनों लोग काम करते हैं, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स, बट ये लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है अनऑर्गेनाइज नॉन फार्म वर्कर्स का, MSMEs। तो इनके साथ इश्यूज है, इसी वजह से वर्कर्स के साथ इश्यूज है। तो क्या इशू है MSMEs के साथ? मोस्ट ऑफ द MSMEs फंडिंग, नाउ MSMEs कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 45% टू इंडियाज GDP। आप समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था कि 50% कंट्रीब्यूट करते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें से 45% तो MSMEs में जो काम कर रहे हैं वही लेबर करती है कंट्रीब्यूट, comes from informal sources, and this fact is crucial because it explains why the RBI efforts to push more liquidity towards the MSMEs have had a limited impact। तो इनकी फंडिंग जो है ना इनफॉर्मल सोर्सेज से आती है। अब मैं बताऊंगा किससे आती है इनकी फंडिंग, आगे मैं बताऊंगा। तो बेसिकली क्या है ना कि फंडिंग इनकी प्रॉपरली नहीं हो पाती है, जिस वजह से इनके पास क्रेडिट की समस्या हमेशा बनी रहती है। ए की रीजन वाई बैंक्स डिथर फ्रॉम एक्सटेंडिंग लोन टू MSMEs इज द हायर रेशियो ऑफ बैड लोन्स। डेटा शो हायर स्लिपेज फॉर रिलेटिवली बिगर एंटरप्राइजेस। तो ये भी एक समस्या है कि भाई ये रिपेमेंट नहीं होती लोन की, NPAs हो जाते हैं। ऑल्सो MSMEs वर्क ऑन लो टेक्नोलॉजीज एंड दस मेक देम लेस कम्पिटिटिव ग्लोबली। अगेन दे आर डिफिकल्ट टू एक्सपेंड ड्यू टू लो टेक्नोलॉजी। The other big issue plaguing the sector is the delays in payment to MSMEs, be it from their buyers, which includes the government, or things like GST refunds also। तो इनकी पेमेंट भी डिले हो जाती है क्योंकि MSMEs हैं, तो कहीं से भी मान लीजिए कुछ एक मटेरियल गवर्नमेंट को सप्लाई किया तो वहाँ से पेमेंट भी बहुत डिलेड होती है, और उसमें बहुत करप्शन भी होता है, आप जानते हैं। तो ये एक इशू, ये MSMEs के साथ क्रेडिट का सबसे बड़ा इशू है, और बेसिकली लो टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये सब इशूज MSMEs के साथ हैं। और ये आप समझ लीजिए कि ये जो इश्यूज ये भी हैं कि लेबर लेजिस्लेशंस में जो अभी चेंज हुआ है ना, ये भी एक बहुत बड़ा इशू प्रेजेंट आया है इनके ऊपर। क्या इशू है ये समझ लीजिए। क्या चेंजेस हुए हैं लेबर लॉज में? एम्प्लॉयर्स कई स्टेट्स में हुए हैं, यूपी में हुए हैं, MP में हुए हैं, और ऐसे राजस्थान वगैरह में भी हुए हैं। एम्प्लॉयर्स कैन इंक्रीज वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्रीज from 8 to 12 hours and are also allowed up to 72 hours a week in overtime subject to the will of employees। तो 12-12 घंटे यार काम कराओगे आप, एम्प्लॉयर्स कम करा सकते हैं। तो देखिए क्या स्थिति हो रही है, 12-12 घंटे कैसे काम करेंगे इतनी मीगर वेजेस में? डाइट है नहीं, काम इतना कराओगे तो आप कैसे आप काम करेंगे, करवाएंगे? द फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन नाउ विल बी डन इन अ डे इंस्टेड ऑफ 30 days एंड द लाइसेंस शुड बी रिन्यूड आफ्टर 10 years। तो ये एक और प्रोविजन है कि जो फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन है ये पहले 30 दिन में होता था, वो एक दिन में हो जाएगा। तो एक फायदा ये जरूर हुआ है। एंड द लाइसेंस शुड बी रिन्यूड आफ्टर 10 years। हर साल होता था, तो 10 साल के बाद होगा। और जो कंप्लाई नहीं करेंगे उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी ऑफिशियल्स। तो ये एक पॉइंट है जो लेबर लेजिस्लेशन में चेंज हुआ। अभी मैंने आपको केवल यही बता रहा हूँ कि आगे चेंज हुए हैं। तो ये जो एम्प्लॉयर्स कैन इंक्रीज वर्किंग आवर्स इन फैक्ट्रीज, ये एक गड़बड़ है। दूसरा क्या गड़बड़ है? इंडस्ट्रियल यूनिट्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 प्रोविजन करता है कि भाई कितने मिनिमम लेबर्स होनी चाहिए। रिट्रेंचमेंट पॉलिसीज डिफाइन करता है कितने मिनिमम लेबर एक फैक्ट्री में होनी चाहिए कि उसका रिट्रेंचमेंट अगर वो करे तो उसको गवर्नमेंट परमिशन लेनी पड़े। तो ये सब कुछ डिफाइन करता है, आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो ऑर्गेनाइजेशंस विल बी एबल टू कीप वर्कर्स इन सर्विस एट देयर कन्वीनियंस। तो एक ये एग्जाम्प्ट हो गया, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। लेबर डिपार्टमेंट विल नॉट इंटरफेयर इन द एक्शन टेकन बाय इंडस्ट्रीज। लेबर डिपार्टमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई लेबर कोर्ट नहीं उसको इंटरफेयर करेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स एम्प्लॉइंग लेस देन 50 वर्कर्स विल बी एबल टू वर्क विदाउट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना पड़ेगा आपको। ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट 1970। इसके अलावा क्या रिलैक्सेशन दिया गया? लॉज कनेक्टेड टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट दैट इज इंक्लूडिंग ओवर ले ऑफ्स एंड कंपनसेशन एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स। ये फैक्ट्रीज एक्ट में कवर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में कि आपको कंपनसेशन कितना मिलेगा, कितना आपका ले ऑफ, कितना कब, क्या उसकी कंडीशंस होंगी, एंड द वर्किंग, उससे सबको रिलैक्सेशन दे दी गई, सबसे एग्जाम्प्ट कर दिया गया। वो अपने हिसाब से ही रख सकते हैं, अपने हिसाब से फायर कर सकते हैं। एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी मैंडेट्स
Maintenance of facilities like drinking water, canteens, restrooms, crash, interstate worker regulation are all defunct. सब खत्म कर दिया for the next 3 years. Exempted from the requirement of keeping registers and inspections and can change shifts at their convenience. किसी को भी कभी भी किसी भी शिफ्ट में लगा दिया. Employers are exempt from penalties in case of violation of labor laws. कोई पेनल्टी नहीं होगी तो कोई लेबर लॉ ही नहीं बनेगा. सारे लेबर लॉज आपने डिफंक्ट कर दिए. दिस ऑफ कोर्स वायलेट्स. अब क्या है कि ये वायलेट कर रहा है ऑफ कोर्स वायलेट्स एंड इंटरनेशनल लेबर. ये थोड़ा सा मैंने बताया कि भाई इसकी वजह से क्या दिक्कत हुई है, मतलब ये क्या क्या इसके बैकग्राउंड थोड़ा देख लीजिए कि दिस ऑफ कोर्स वायलेट्स, ये जो डिफंक्ट हुए हैं लेबर लॉज, ये वायलेट एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन विच इंडिया रेटिफाइड 100 years back. Except for the Punjab government, other states, for example Gujarat, have not promised higher overtime wage rates for the extra hours. In September 2019, the finance minister announced a large reduction in the corporate tax rate, thereby in one stroke slashing government revenues by about 1.5 लाख करोड़. तो मैं इसमें जस्ट ये बताना चाह रहा था कि आप कॉर्पोरेट टैक्स रेट तो एकदम कम कर देते हैं, 1.5 लाख करोड़ आप वहां पे बचाना चाहते हैं, बचा लेते हैं, बट इनको वेजेस नहीं दे सकते आप. ठीक है, ये सच इज अ डायलेमा, सच इज द प्रॉब्लम. Many other countries are trying to minimize layoffs in this period of crisis by giving wage subsidy to employers to induce them to keep the workers on the payroll. These programs are an effort. So, भाई आप देख लीजिए बाहर की कंट्रीज में ले ऑफ नहीं हो रही हैं. कैसे नहीं हो रही हैं? By giving wage subsidy to employers to induce them to keep the workers on the payroll. These programs are an effort to reduce displacement, distress and loss of worker morale, and at the time of economic recovery, less friction and de-skilling. The wage subsidies are quite substantial in Europe, Canada, Australia and New Zealand. यहाँ पे मिला है wage subsidy. These recent changes in labor legislations will not do any good, rather it will open the door large enough for more exploitation of workers, definitely. मैंने आपको जैसे बताया कि मेजर लेजिस्लेशन लेबर लॉज कौन कौन से हैं. फैक्ट्रीज एक्ट है जिसको डिफंक्ट कर दिया गया to ensure safety measures on factory premises and promote the health and welfare of workers. The Shops and Commercial Establishments Act on the other hand aims to regulate hours of work. ये भी डिफंक्ट कर दिया गया. hours of work 8 से 12 कर दिया. पेमेंट की कोई वो नहीं है, कितना भी पेमेंट दे सकते हो. ओवर टाइम का कोई बोनस नहीं है. ये वीकली डे ऑफ विद पे ये भी खत्म कर दिया. हॉलीडेज विद पे, एनुअल लीव, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, यंग पर्सन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, सब ये गवर्न करता है. तो पूरा डिफंक्ट कर दिया. Minimum Wages Act cover more workers than any other labor legislation. Okay, Minimum Wages Act ये गड़बड़ हुआ. The most contentious labor law, however, is the Industrial Disputes Act as it relates to terms of service such as layoff, retrenchment and closure of industrial enterprises and strikes and lockouts. तो ये आपका सब वो कर दिया, डिफंक्ट कर दिया for next 3 years. अच्छा बता दूं 3 years के लिए किया है ये डिफंक्ट. टर्नओवर 25 और 10 लाख तक था इन्वेस्टमेंट. अभी 1 करोड़ 5 करोड़. सॉल्यूशन की बात करते हैं. प्रॉब्लम सबको पता है बट सॉल्यूशन की बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सॉल्यूशन होना चाहिए. तो इनका जो डाइट की प्रॉब्लम है कि डाइट इनको नहीं मिलती, उसका सॉल्यूशन क्या हम प्रपोज कर रहे हैं ये आप समझ लीजिए. ये लिखना बहुत जरूरी है, ये याद करना होगा आपको, ये समझना होगा, याद करना होगा. इट नेसेसिटेट्स इमीडिएट एडिशनल ट्रांसफर ऑफ कैश, फूड ग्रेन्स और अदर मिनिमम एसेंशियल फॉर लेबरर्स. It is proposed basic income transfers in the workers' laborers' accounts. Otherwise, we risk starvation due to inadequate and indifferent public policy responses. To quote the Mahatma, the poverty is the worst form of violence. तो बेसिकली क्या है ना कि बेसिक इनकम ट्रांसफर आपको वर्कर्स लेबरर्स अकाउंट में भी करना होगा, जैसे आप फार्म वर्कर्स में करते हैं. इस तरीके से नॉन फार्म वर्कर्स में भी आपको ये ट्रांसफर करना होगा. तो इमीडिएट एडिशनल ट्रांसफर ऑफ कैश, फूड ग्रेन्स. तो कैश आपको ट्रांसफर करना होगा, ग्रेन्स आप देते ही हैं. गवर्नमेंट शुड टेक हेल्प ऑफ एनजीओज फंडेड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस अंडर देयर वॉलंटरी डोनेशंस एंड सीएसआर प्रोग्राम्स. तो बेसिकली क्या है ना, बहुत सारी कंपनी कॉर्पोरेट में गवर्नमेंट ने कुछ 2% कुछ का कुछ सीएसआर सेट किया हुआ है, तभी आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो. तो जो वॉलंटरी डोनेशंस करती हैं कंपनियां, लोग करते हैं. सीएसआर प्रोग्राम्स जो होते हैं गवर्नमेंट जो कंपनियों के होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करे ना, एनजीओज की हेल्प ले, जो कि ये ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, एनजीओ में पैसा दे देती हैं. तो गवर्नमेंट उन एनजीओज की हेल्प ले. द फूड फॉर ऑल शुड बी दी पॉलिसी. ये पॉलिसी होनी चाहिए. सब्सिडाइज, और क्या होना चाहिए, सब्सिडाइज मोबाइल फूड वैन्स कैन बी डिप्लॉयड इन पुअर एरियाज वेयर लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव. मोबाइल फूड वैन्स. द वैन्स मे ऑल्सो ट्रेवल टू दोज प्लेसेज
where the factories are located where large number of unorganized people work. तो ये वैन्स उन प्लेसेस में भी जाएं where the factories are located where large number of unorganized people work. The workers and other poor people shall use their Manrega job card or ration card to buy the subsidized food. Along with it, along the lines of Amma Canteen, Annapurna Rasoi Canteen, well, along the lines of Amma Canteen and Annapurna Rasoi Canteen should be open throughout the country to provide subsidized and nutritious food to the poor people, especially workers, and to enforce stricter implementation of NFSA, National Food Security Act 2013. तो तभी इनको डाइट मिल पाएगी प्रॉपर. Solution to unemployment problem. माइक्रो एंटरप्राइजेस जैसे मैंने बोला आर की टू सॉल्विंग इशू ऑफ इनफॉर्मल लेबर वर्कफोर्स इन इंडिया, क्योंकि 99.5% जो है वो तो केवल हमारे यहाँ 19 ये है माइक्रो एंटरप्राइजेस है. 6 करोड़ में से 6 करोड़ 34 लाख में से. देयर इज अ प्रोविजन फॉर एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलना चाहिए अगर वो अनएम्प्लॉयड हैं, बोथ फॉर रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, एंड देयर इज समथिंग लाइक अ स्टेट प्रोवाइडेड यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट एज ए फॉल बैक ऑप्शन फॉर एवरीबडी. तो बेसिकली अगर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है तो आपको कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट होना चाहिए, ताकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो भी जाता है तो आपकी ये स्थिति न हो जाए कि आपको मारे मारे आपको सड़क पे फिरना पड़े. द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू directly provide wage subsidy and extra credit to MSMEs and give credit guarantees for the loans taken by MSMEs. क्रेडिट गारंटी दे गवर्नमेंट. जैसे आप समझ लीजिए कि अगर वो ना दे पाए तो हम देंगे, गारंटी होती है तो उससे बैंक लोन दे देता है आपको, और साथ में वेज सब्सिडी दे. वेज सब्सिडी का मतलब आप समझ लीजिए कि अगर आप इतना मिनिमम नंबर ऑफ वेजेस अगर आप अपने वर्कर्स को देंगे तो हम आपको सब्सिडी देंगे. सब्सिडी क्या देंगे? इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी देंगे आपको, जो है जो जगह आप जहाँ पे एमएसएमई सिचुएटेड है मान लीजिए वो किराए पे, तो उसमें सब्सिडी मिलेगी आपको. तो डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडी आपको मिलेगी और एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलेगा आपको बैंक से. द गवर्नमेंट शुड मेक एडुकेट प्रोविजंस टू कंटिन्यूसली रीस्किल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनएम्प्लॉयड माइग्रेंट वर्कर्स के लिए गवर्नमेंट प्रोविजन करे टू कंटिन्यूसली रीस्किल अनएम्प्लॉयड एंड इनफॉर्मल, क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना, ये डी स्किल हो जाते हैं वर्कर्स क्योंकि एक ही टाइप का काम करते रहते हैं. तो रीस्किल इनको करना बहुत जरूरी है. दिस विल प्रिपेयर वर्कफोर्स फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज इन द इकोनॉमी लाइक ई कॉमर्स. तो ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज आती है तो वहां पे एम्प्लॉयड हो सकते हैं. तो रीस्किल होना बहुत जरूरी है, इससे सोल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का. मनरेगा टू बी रिवैम, इंक्रीज द नंबर ऑफ डेज, इसको रिवैम करना चाहिए. नंबर ऑफ डेज फ्रॉम 100 to 150 और 200, इंक्रीज फंडिंग करना चाहिए. स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स आपको करने चाहिए. इट इज इम्पेरेटिव, ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम, इट इज इम्पेरेटिव टू स्ट्रीमलाइन ऑल लॉज टू फैसिलिटेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडिया सो एज इकोनॉमी शुड एब्जॉर्ब न्यू ह्यूमन रिसोर्स इनफ्लो. तो बेसिकली क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपको फैसिलिटेट करना है, लॉज को स्ट्रीमलाइन करना है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बहुत मतलब इट इज एम्प्लॉइंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आपको फैसिलिटेट करना है और स्ट्रीमलाइन करना है ताकि न्यू ह्यूमन रिसोर्स इनफ्लो आपका इकोनॉमी एब्जॉर्ब कर पाए. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, फूड प्रोसेसिंग, लेदर, फुटवियर एंड फुटवियर, वुड मैन्युफैक्चर्स, फर्नीचर, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल एंड गारमेंट्स. ये बेसिकली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है. लेबर इंटेंसिव एरिया होता है, मतलब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब कि ऐसी जगहों पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर खप सके. और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? जैसे फूड प्रोसेसिंग होती है, लेबर लेदर एंड फुटवियर होता है, वुड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, फर्नीचर होते हैं, टेक्सटाइल्स, अपैरल एंड गारमेंट्स. इनमें ज़्यादा गवर्नमेंट इन पे ध्यान दे, यानी कि इनको सब्सिडी वगैरह जो हम क्रेडिट की बात कर रहे हैं वो करे. Entrepreneurs generate employment to many in a country. Therefore, government needs to encourage entrepreneurship among the youth. To have more focused implementation of Make in India, Skill India and Startup India. Now solution, what is the solution to the low wages? जैसे हमने बात की थी कि low wages हैं इनकी, बहुत meager wages हैं. There should be a work subsidies program that incentivize firms to hire more low skilled workers through a tax credit. Such a scheme would push up the wages of the traditionally low paid workers and the additional demand for more low wage labor would create new jobs. बेसिकली क्या है ना, इसमें हम बात कर रहे हैं कि वर्क सब्सिडी प्रोग्राम गवर्नमेंट को इनिशिएट करना चाहिए जिससे जो इंसेंटिवाइज करे फार्म्स को टू हायर मोर लो स्किल वर्कर्स थ्रू टैक्स क्रेडिट.
बेसिकली मैंने आपको जैसे बोला कि टैक्स में आपको छूट मिल सकती है, आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी में छूट मिल सकती है। तो इन सब छूट गवर्नमेंट अगर दे तो बेसिकली उन्हीं कंपनी को मिले जहाँ पे ज़्यादा जिनमें लो पेड वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनकी वेजेस को जहाँ पे ज़्यादा दिया जाए, जहाँ ज़्यादा वेजेस दी जाए वर्कर्स को, एंड द एडिशनल डिमांड फॉर मोर लो वेज लेबर, और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करे जो कंपनी। मिनिमम वेज ऑफ लेबर शुड नॉट बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन ओनली कैलोरी इनटेक। अब क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है 178 का, जैसे मैंने बोला था कि इन्होंने सेट किया हुआ है, तो वो बेस ये केवल कैलोरी इनटेक पे इन्होंने बना रखा है। बट इट शुड ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट क्लोथिंग होना चाहिए, क्योंकि क्लोथिंग में भी वर्कर्स का एक लेना चाहिए क्लोथिंग का पर ईयर उनका एक्सपेंडिचर। मिनिमम हाउसिंग रेंट एज चार्ज बाई दी लो इनकम ग्रुप्स, fuel and lighting expenses and other miscellaneous items of expenditure. Therefore, all these expenses should comprise around, अब ये सब जो है ना एक्सपेंसिव शुड कंप्राइज अराउंड 20%, ये 20% में जाना चाहिए वेजेस में। तो यानी कि आपका जो भी एक्सपेंडिचर है केवल 20% एक्सपेंडिचर होना चाहिए आपका, ये सब जो मैंने बात की, बाकी 80% के बाद एक्स्ट्रा वेजेस आपको मिलने चाहिए। तो फिर ऑल दिस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, द मिनिमम वेजेस विल कम टू बी अराउंड 700 पर डे। ये प्लानिंग कमीशन ने भी बोला था कि इतना तो मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इसको मतलब ध्यान नहीं दिया एंड 178 सेट कर दिया। In addition to it, the wages of industrial workers should be linked with CPI IW as is currently done with सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। जैसे आप करते हैं ना कि CPI IW के साथ लिंक्ड है तो DA बढ़ता है साल में 2 बार, तो इन लोगों का भी लिंक कर दो यार वेजिस, क्या दिक्कत है, वेजिस लिंक ही नहीं कर रखा है इन लोगों का CPI IW के साथ। देयर शुड बी वन कंट्री वन फ्लोर वेज फॉर ऑल वर्कर्स टू बी इम्प्लीमेंटेड, जो मैंने बोला ना कि एक फ्लोर वेज होना चाहिए पूरे देश में। The government can also introduce some minimum cash incentive for all workers, just like government is transferring, जैसे फार्मर्स में कर रही है, तो बाकी जो वर्कर्स हैं जो नॉन फार्म लेबरर्स हैं उनके लिए भी कुछ ऐसा प्रोविजन लाए। ठीक है, अब ये क्या है ना, 2,000 रुपये जो है ना केवल फार्मर्स को ये ट्रांसफर करते हैं, फार्म लेबरर्स को भी नहीं करते, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। तो जो फार्म लेबरर्स हैं प्लस नॉन फार्म वर्कर्स हैं उनके लिए भी कुछ कैश इंसेंटिव गवर्नमेंट लेकर आए। द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 had stressed that a minimum wage is critical for workers and does not impact employment generation. At a time when there are calls for universal basic income, at least a higher minimum wage is essential. अब इनकी डेप्थ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिमिलर टू द फार्म वेवर स्कीम एज मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डन इन द पास्ट। आपको पता है कि भाई फार्म लोन वेवर स्कीम ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस, बहुत स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, कि भाई जो लोन लिया है वो वेव करने वाली स्कीम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है टाइम बाय टाइम। तो ऐसी डेप्थ वेवर स्कीम ऑफ द फार्म एंड नॉन फार्म वर्कर्स कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू ए लिमिट। कुछ लिमिट के साथ आप इंट्रोड्यूस उनके लिए भी कीजिए। देयर शुड बी अ सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव्स विच विल फॉर्म अमंग फार्म लेबर्स एंड ऑल्सो अमंग नॉन फार्म वर्कर्स। तो कोऑपरेटिव्स का सिस्टम आप बना सकते हैं, फार्म लेबरर्स के लिए अलग हो सकता है, नॉन फार्म वर्कर्स के लिए अलग कोऑपरेटिव हो सकते हैं, ताकि आप प्रमोट करें कि कोऑपरेटिव्स बनाइए। कोऑपरेटिव क्या होता है? बेसिकली दिस विल ईज टू गेट देम इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट। बेसिकली कहना अभी अलग अलग सब लोग काम कर रहे हैं तो कुछ भी लोन नहीं मिलता और आदमी बर्बाद हो जाता है। कोऑपरेटिव्स बनेंगे ना, जैसे मान लीजिए गाँव को समझ लीजिए, जितने भी लेबरर्स हैं वहाँ पे एक कोऑपरेटिव बना लें ताकि एक दूसरे की हेल्प कर पाए, और कोऑपरेटिव जब रजिस्टर हो जाएगी तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलने में भी ईजी होगा और एक दूसरे की आप हेल्प कर सकते हैं। देयर शुड बी अ मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम फॉर वल्नरेबल पीपल, मतलब डेडिकेटेड मिनिस्ट्री बनानी चाहिए गवर्नमेंट को एक वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, जैसे SC ST के लिए मतलब है, मतलब उनके लिए कम्युनिटीज़ के लिए है। इसी तरीके से वल्नरेबल सेक्शंस के लिए भी एक डेडिकेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए विच विल ओवरसी एंड मेक ट्रांसपेरेंट सिस्टम फॉर द डिसबर्समेंट ऑफ रिलीफ पैकेजेस। इस मिनिस्ट्री का यही काम हो कि जितना भी जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाए और साथ में ओवरसी करे रिलीफ पैकेजेस का डिसबर्समेंट के लिए, कि वो एक्चुअल इंप्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स? अनऑर्गेनाइज जैसे मैंने बोला ना, अनऑर्गेनाइज यही है ना कि सेफ्टी नेट में, सोशल सिक्योरिटी नेट में कवर नहीं होते। तो यूनिवर्सल सोशल सेफ्टी नेट फॉर वर्कर्स इन ऑर्डर टू एनेबल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वर्कर्स। सोशल सिक्योरिटी शुड बी प्रोवाइडेड बाय मींस सच एज इंश्योरेंस, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। ओके, तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग इससे वर्कर्स की होगी, तो यूनिवर्सल होना चाहिए वर्कर्स के लिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ की माइक्रो मीडियम स्मॉल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, कैजुअल में, कैसे भी हैं। इन यूके में आप समझ लीजिए गवर्नमेंट प्रोवाइड सेफ्टी नेट टू एम्प्लॉइज ऑफ स्टार्टअप्स, गवर्नमेंट प्रोवाइड खुद करती है यूके में।
More focus should be made on skilling the unorganized workforce, mainly agriculture labor, to make them better equipped in acquiring jobs in organized sector. Therefore, the social security measures should cover all the unorganized workers to bring overall development in our country. इसके अलावा एनपीएस हो सकता है इनका एक सोल्यूशन. एनपीएस, गवर्नमेंट एनपीएस मैंडेटरी कर दे सबके लिए. एनपीएस कैसे हो सकता है? इट एनकरेजेस एंड अनेबल पीपल टू सेव फॉर रिटायरमेंट एंड इमरजेंसीज सो दैट दे कैन अफोर्ड इवन फूड और रेंट इन सच क्राइसिस लाइक सिचुएशन. भाई एनपीएस अगर इन लोगों का, आप समझ लीजिए, अगर एनपीएस होता इन लोगों का, अगर इन्होंने डाल रखा होता तो इमरजेंसीज में ये पैसा निकाल लेते और अपना कम से कम एक्सपेंडिचर तो चला लेते. एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव. एनपीएस में क्या होता है ना, आप भी कंट्रीब्यूट करते हैं, गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है, तो उसमें क्या होता है फिर आपको इंटरेस्ट मिलता है. तो इनके लिए बहुत जरूरी है चीज. एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव गियर फ्रॉम एक्सपोनेंशियली लार्जर एंड मोर सस्टेन्ड सोशल एंड फिजिकल क्राइसिस will set up us for voluntary thrift and self-help at scale, which is a step towards self-reliant की तरफ ध्यान देना चाहिए. यानी कि एनपीएस होगा तो बेसिकली इनके पास पैसा रहेगा तो ये खुद की मदद कर पाएंगे. बेनिफिट्स लाइक मैटरनिटी अलाउंसेस, एक्सीडेंट रिलीफ, नेचुरल डेथ कंपनसेशन, एजुकेशन सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन फॉर हायर स्टडीज, पेंशन ड्यूरिंग रेनी सीजन शुड बी प्रोवाइडेड टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर. ये सब करना चाहिए. डेथ कंपनसेशन देना चाहिए, मैटरनिटी अलाउंस देना चाहिए, एजुकेशन सपोर्ट देना चाहिए चिल्ड्रन को, पेंशन ड्यूरिंग रेनी सीजन शुड बी प्रोवाइडेड टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर. एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमईज, जो मैंने आपको बात की थी एमएसएमईज के पास, एमएसएमईज की जो प्रॉब्लम है. तो बेसिकली द गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड टैक्स रिलीफ, जीएसटी एंड कॉर्पोरेट टैक्स, गिव स्विफ्टर रिफंड्स एंड प्रोवाइड रिफंड, जो मैंने बात की थी कि जीएसटी रिफंड नहीं मिलता इनको टाइमली, एंड प्रोवाइड लिक्विडिटी टू रूरल इंडिया से थ्रू पीएम किसान टू बूस्ट डिमांड फॉर एमएसएमई प्रोडक्ट्स. रूरल इंडिया को जैसे ये लिक्विडिटी दे रहे हैं तो जिससे एमएसएमई ज्यादा से ज्यादा खरीदे जाएं प्रोडक्ट्स. तो इस तरीके से गवर्नमेंट एमएसएमईज की हेल्प कर सकती है. लोन्स टू एमएसएमईज आर मोस्टली गिवन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एज कोलेटरल बिकॉज ऑफन देयर इज नॉट ए रोबस्ट कैश फ्लो एनालिसिस अवेलेबल. एक क्रेडिट गारंटी, मैंने जैसे बोला, क्रेडिट गारंटी गवर्नमेंट को देनी चाहिए. हेल्प्स एज इट एश्योर्स द बैंक दैट इट्स लोन विल बी रिपेड बाय द गवर्नमेंट इन केस द एमएसएमई फॉल्टर्स. टू द एक्सटेंट सच डिफॉल्ट्स हैपन, क्रेडिट गारंटीज आर शोन एज अ डिपार्टमेंटल एक्सपेंस इन द बजट. गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एक्सपेंस में दिखा दे बजट में, जो उनका रेगुलर एक्सपेंस होता है. तो डिपार्टमेंटल एक्सपेंस में दिखाओगे तो आप क्रेडिट गारंटी को. सो व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ एमएसएमईज? that government of India should immediately establish a specialized larger MSME refinance investment facility. बेसिकली क्या है ना, सेंट्रलाइज एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी स्टैब्लिश होनी चाहिए, बजाय इसकी कि डिफरेंट हो, जैसे सिडबी है, नाबार्ड है, एनएचबी है और डिफरेंट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं. तो ये होना चाहिए. ये पॉइंट आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए. तो हम एक स्पेशलाइज लार्जर एमएसएमई रिफाइनेंस फैसिलिटी की बात कर रहे हैं. उसके अलावा एक क्वासी इक्विटी फैसिलिटी भी है जो कि यूज करना चाहिए. इन बैंक्स के पास ये पावर होनी चाहिए. इज अ प्रोविजन टू कन्वर्ट ए पोर्शन ऑफ द डेट लैंड नाउ एज इक्विटी एट ए लेटर डेट फ्रॉम एमएसएमई सेटिस्फाइंग. बेसिकली क्या है ना कि जो आपको कर्जा दिया हुआ है बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट मान लिया जाएगा कि किसी कंपनी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट किया है. अगर और ये परफॉर्मेंस क्योंकि आप कर रहे हो तो फिर रिटर्न भी उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, बैंक को मिल जाएगा. तो 3 से 5 साल के लिए आप कर सकते हैं कि वो 3 से 5 साल में अगर आपको उतना रिटर्न मिल जाए तो उसके ऊपर कंपनी डेप्ट ना ले, मतलब जो बैंक है वो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट ना ले, बट एक रिटर्न एक एक्सपेक्ट करे कि भाई ये मिनिमम रिटर्न मेरे को मिल जाए. तो ये फैसिलिटी कैन बी यूज. दिस फैसिलिटी मस्ट बी यूज बाय बैंकर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर रीफाइनेंसिंग देयर लेंडिंग सपोर्ट टू एसएमईज. इंसिडेंटली बैंकर्स आर फ्लश. बेसिकली क्या होता है ना, बैंकर्स के पास पैसा तो होता है बैंक के पास, बट वो देते नहीं है इसको. तो रीफाइनेंस फैसिलिटी होनी चाहिए. रीफाइनेंस फैसिलिटी मतलब कि भाई आपको पैसा मिल गया बट आपसे अभी वो नहीं लिया जा रहा, इंटरेस्ट नहीं लिया जा रहा. और रीफाइनेंस में क्या होता है ना कि 100 रुपये अगर आपको दिए किसी बैंक ने, तो 100 रुपये बेसिकली क्या है ना कि अभी आप दोबारा आप लोन ले लीजिए. रीफाइनेंस में क्या होता है कि आप लोन ले लीजिए और बेटर कंडीशन में लोन ले लीजिए और बेटर टर्म्स एंड कंडीशन और लो इंटरेस्ट रेट पे. तो रीफाइनेंस भी हो सकता है. क्वासी इक्विटी फैसिलिटी भी बैंक्स यूज कर सकते हैं जिससे एमएसएमईज का फायदा होगा. So one more solution which we are proposing, that RBI should immediately appoint a board member-led national committee that ensures that banks and financial institutions fully pass on its interest rate cuts. तो बेसिकली क्या होता है ना कि आरबीआई रेपो रेट कम करता है तो बैंक्स को पैसा सस्ता मिलता है आरबीआई से टू लेंड टू दी कस्टमर्स. तो बट दे डोंट पास दी इंटरेस्ट रेट कट्स टू दी कस्टमर्स.
So RBI should definitely appoint a board member led national committee that ensures that they pass on its interest rate cuts to the end user. This committee should also ensure that the SIDBI fully and completely utilizes its portion of the small directed lending facility of the RBI immediately for the benefit of MSMEs. बेसिकली क्या होता है ना, आरबीआई के पास, आरबीआई ना एक डायरेक्ट लेंडिंग फैसिलिटी एक 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 फैसिलिटी आरबीआई जो यूज़ करता है, जिसके तहत ये पैसा लेंड करता है टू एमएसएमईज, नॉट टू एसएमईज, टू दी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड टू अदर बैंक्स. तो बेसिकली क्या होता है ना कि ये डायरेक्टेड होता है, मतलब ये लैंडिंग केवल उसी पर्टिकुलर, ये पैसा जो मिलता है बैंक्स को, तो बैंक को पता है कि ये पैसा इसी सेक्टर में इन्वेस्ट करना है मुझे, और किसी सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं कर सकता. तो बेसिकली आरबीआई जैसे सिडबी को देता है, नाबार्ड को देता है, एनएचपी को देता है टू लेंड टू एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, माइक्रो फाइनेंस एंड रिलेटेड सेक्टर्स. तो द क्लियरली द ईमार्क्ड फंड फॉर, तो ये जो पैसा मिलता है सिडबी को फॉर एग्जांपल, तो सिडबी इस डायरेक्टरी लेंडिंग फैसिलिटी के तहत उस पैसे को माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी कुछ पोर्शन देता है, और कुछ पोर्शन एमएसएमईज को, एग्रीकल्चर को, सिडबी एग्रीकल्चर में नहीं देता, एमएसएमईज को देता है या अदर सेक्टर्स में देता है. तो हम कह रहे हैं कि ये जो पैसा जो मिल रहा है सिडबी को डायरेक्टली लेंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत, तो इट शुड बी डायरेक्टली यूज फॉर डायरेक्ट सपोर्ट टू एमएसएमई, डायरेक्ट सपोर्ट होना चाहिए एमएसएमईज का. इस पैसे में से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को नहीं जाना चाहिए, इसके लिए अलग से प्रोविजन होना चाहिए. तो हम कह रहे हैं कि क्योंकि अगर हम कम देंगे एमएसएमईज को पैसा, तो दैट वुड बी हार्डली एनफ फॉर द लार्ज एंड अटेंडेंट प्रॉब्लम्स फेस बाय इंडियाज एक्सटेंसिव एमएसएमई सेक्टर. तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी डायरेक्ट लेंडिंग फैसिलिटी के तहत पैसा मिलता है सिडबी, एनएचपी और नाबार्ड को, तो लेंडिंग एमएसएमईज के लिए अलग पोर्शन मिलना चाहिए जो केवल एमएसएमईज को लेंडिंग के लिए यूज हो. देन अमेंडमेंट इन लेबर लॉज, ये एक जो प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया था, इसका क्या सोल्यूशन है. इट इज एग्रीड दैट फॉर लेबर रिट्रेंचमेंट टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट विल बी ह्यूज बर्डन. तो ये आप जानते ही हैं कि ये बर्डन है फॉर द इंडस्ट्री टू रिट्रेंच नॉन परफॉर्मिंग वर्कर्स, बट अबोलिशिंग द फर्म साइज लिमिट ऑन लेबर रिट्रेंचमेंट ऑल टुगेदर विदाउट प्रोविजनिंग फॉर. तो अगर हम कर भी रहे हैं रिट्रेंचमेंट, इसके लिए हमने वो भी कर दिया है, तो हमें एडिक्वेट अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देनी चाहिए बोथ फॉर रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, एंड यूनिवर्सल बेसिक इनकम सप्लीमेंट एज ए फॉल बैक ऑप्शन विल बी डिजास्टर्स. सो ऐसा करना चाहिए. अगर हम ये नहीं करते हैं तो इट विल बी डिजास्टर्स फॉर वर्कर्स लिवलीहुड. अलाउइंग मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग एंड फायरिंग हैज टू बी कंबाइंड एज पार्ट ऑफ ए पैकेज डील. फ्लेक्सिबिलिटी हायरिंग फायरिंग में होना चाहिए, बट इट शुड बी पार्ट ऑफ विद द रीजनेबल स्कीम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन फ्रॉम एन ईएमआर फंड टू विच एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज शुड रेगुलरली कंट्रीब्यूट. तो अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन देना चाहिए. ऑल्सो 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर कैजुअल लेबरर्स एंड 50% आर सेल्फ एम्प्लॉयड. सो द रिमेनिंग वर्कर्स अराउंड 17% आर लेफ्ट विच कम अंडर द लेबर लॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट को चाहिए दैट इट हैज टू इंक्रीज द स्कोप ऑफ द लेबर लॉज टू कवर द कैजुअल लेबरर्स आल्सो. कैजुअल लेबरर्स को भी इसके अंदर. Labor representatives can be trusted to participate in corporate governance, as is the practice in Germany and few other European countries. Labor organizations can play a responsible role in achieving mutually beneficial goals of the industry. So labor representatives should also be part of the corporate governance. होना चाहिए, तभी लेबर का वेलफेयर हो पाएगा. और जैसे आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ये लेबर कोड्स 4 एक इंट्रोड्यूस किए थे. एक्चुअली क्या है ना, अभी सब स्टेट्स में अपने अपने लेबर लॉज हैं, तो एक गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे जो सबके ऊपर बराबरी से इंप्लीमेंट होंगे. लेबर लॉज ऑन कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, देन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर शुड बी पास बाय पार्लियामेंट, बट अभी पास नहीं हुए हैं. एज अर्ली एज पॉसिबल, एंड नो स्टेट इज अलाउड टू गो अगेंस्ट दीज कोड्स एंड इंप्लीमेंट लेबर लॉज इन वायलेशन टू दीज कोड्स. तो ये भी इंप्लीमेंट होना चाहिए. तो आप सब देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स हैं, ये आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली इट विल फैच यू वेरी गुड मार्क्स. देन नाउ वी आर कंक्लूडिंग विद अवर लेक्चर. इंडिया 62% डेमोग्राफिक डिविडेंड विच इज अ ह्यूज वर्कफोर्स. Any nation can ride on the path of success if the demographic dividend is optimally utilized. We have to utilize the demographic dividend optimally. Demographic dividend, if upgraded through skill development and supported by labor market flexibility, will help to. तो हमें skill development करना चाहिए और labor market flexibility होनी चाहिए. Will help to attract investments and create more and more jobs in the country. Government has to take steps to increase agriculture and non-agriculture wages, increase farmers' income by strengthening public procurement at higher prices. वही एमएसपी बढ़ाना चाहिए, and increasing government spending to kickstart economic activity. The government spending more money does not mean transferring money to the pockets of corporate bigwigs and MNCs. It means spending money on education, health, wages of its employees, even its contractual workers also, etc. Then only this demographic dividend will bear fruits to the country.
ये हमने कंक्लूड इस तरीके से किया कि भाई गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना, एजुकेशन, हेल्थ, वेजेस में इन्वेस्ट करना चाहिए rather than कंट्रीब्यूटिंग हाई अमाउंट टू दी बिग विक्स और उनको कॉर्पोरेट टैक्स रेट में राहत दी जाए। मैं नहीं कह रहा नहीं दी जाए, बट एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के लिए काम करना चाहिए। जैसे फार्मर्स के लिए है ना, तो फार्म लेबर्स के लिए और वर्कर्स के लिए भी इसी तरीके से गवर्नमेंट काम करे। तो दिस इज हाउ आई एंडिंग माई लेक्चर, एंड सो काइंडली provide your feedback in the lecture, and do not forget to press the bell icon. Whenever I upload a new lecture, you will receive the notifications, and I will be continuing be uploading more and more current affairs based lecture, plus be continuing the lecture series of IAS. So thank you very much.